अच्छा, आज के लेक्चर में हम लोग थ्योरम नंबर 9 को प्रूफ करने जा रहे हैं। पेज नंबर 263 पे शाम सीरीज, चैप्टर नंबर 7। इसकी स्टेटमेंट आपको दी गई है कि V1 से लेके Vn तक एनी बेसिस, ये कोई सी भी बेसिस है किसी इनर प्रोडक्ट स्पेस V की। कहता है अगर आपके पास कोई सी भी बेसिस दी गई हो इनर प्रोडक्ट की, तो उसके लिए आपको ऑर्थोगोनल बेसिस जो है वो लाजमी तौर पे मिल जाती हैं। ठीक है, बेसिस होने का मतलब है अगर बेसिस एग्जिस्ट करती हैं तो उसी इनर प्रोडक्ट स्पेस की ऑर्थोगोनल बेसिस भी एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, ये तो इसका पहला हिस्सा है। और जब ये एग्जिस्ट करती हैं तो चेंज ऑफ जब दो बेसिस आ गई, एक ये वाली आ गई और ये भी एग्जिस्ट करती हैं, पहले तो ये प्रूफ करना है हम लोगों ने। जब ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस एग्जिस्ट कर गई तो दो बेसिस के दरमियान जो चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स बनता है, अब आपको पता है किस तरह बनाते हैं। चैप्टर नंबर 6 में हमने चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स का पढ़ा था कि इसका एक वेक्टर लेंगे और इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। ठीक है, इसको बेसिस मानेंगे और इसको हम वैसे इनर प्रोडक्ट का वैसे एक वेक्टर मानेंगे, तो हर वेक्टर बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। कहते हैं चेन ऑफ बेसिस मैट्रिक्स आप लोग बनाएंगे VI to UI, इनसे इधर तक इस ट्रायंगुलर, वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। ट्रायंगुलर आपको पता है ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के ऊपर या नीचे आपके जीरो बनते हैं। ओके, तो चलें इसका प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ इसका थोड़ा आप कह सकते हैं ट्रिकी सा भी कह सकते हैं, और लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। एस V1 V2 V3 and so on Vn are bases of V, are bases of inner product space V। तो हम ऐसा करेंगे कि इनके ऊपर ग्राम स्मिथ प्रोसेस अप्लाई कर देंगे। किसी भी अगर आपको इनर प्रोडक्ट कोई स्पेस दी हो, उसके कुछ वेक्टर्स दिए हों, तो आप उनके ऊपर ग्राम स्मिथ प्रोसेस अप्लाई करके उन वेक्टर को आप ऑर्थोगोनल या ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में चेंज कर सकते हो। सो आफ्टर applying Gram-Smith process, SCH, ठीक है, ये प्रोसेस अप्लाई करके we can make V1 V2 V3 and so on ऑर्थोगोनल बेसिस। ठीक है, ग्राम स्मिथ प्रोसेस अप्लाई करने से आपकी जो बेसिस बनती हैं वो ऑर्थोगोनल बनती हैं, फिलहाल ऑर्थोनॉर्मल नहीं बनती। लेट कर लेते हैं, लेट कि जो ग्राम स्मिथ प्रोसेस अप्लाई किया इनके ऊपर, तो जो नई बेसिस बनी ऑर्थोगोनल वो हैं W1 W2 W3, उनको हम एक नया नाम दे देते हैं। आपको प्रोसेस का पता है। ठीक है, प्रोसेस इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आमतौर पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। मैंने एक एग्जांपल के अंदर एक्सप्लेन भी किया है, बाकी आप लोगों ने इसको खुद करना है। पहले वेक्टर को हम W1 कह देते हैं और W2 निकालने के लिए हम करते हैं V2 माइनस V2 कामा W1 ओवर W1 कामा W1 इंटू W। इस तरह सारा प्रोसेस अप्लाई करके इस तरह V3 निकालते हैं, बारी बारी सारे निकालते हैं। ठीक है, तो ये लेट कर लेते हैं। लेट ये आपके पास जो नई बेसिस बनी है ऑर्थोगोनल, ये उनको हम W1 से Wn तक डिनोट कर रहे हैं। ओके, मैं एंड पे ये मेथड इसका लिख भी दूंगा। ठीक है, या मैं इधर ही लिख देता हूं मेथड इसका।
वेट मैं कॉल अटेंड करता हूँ उसके बाद इसे स्टार्ट। अच्छा, तो इसमें हम लोग इसको हम लोगों ने ऑर्थोगोनल बेसिस बना ली। मैं इसका लिखना चाह रहा था कि इसका मेथड मैं आपको एक दफ़ा बता दूं क्या हो आपके पास बनता है कि ग्राम स्मिथ प्रोसेस का आपको जो V1 उसने दी होती है, आप उसी V1 को सबसे पहले नाम दे देते हो W1 का, यानी कि पहला वेक्टर वही होता है जो इसका पहला वेक्टर है, क्योंकि पहले वेक्टर को मैंने किसी पे ऑर्थोगोनल नहीं करना। जबकि जो दूसरा वेक्टर है इसका W2, ठीक है, ये वाला वेक्टर ये कैसे बनता है, ये बनता है V2 इसका वेक्टर माइनस V2 कामा W1 ओवर W1 कामा W1 इंटू W1 जी, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से, यानी कि V2, ये जो V2 है इसकी इनर प्रोडक्ट आप लेंगे W1, W1 तो आ चुका होगा ना आपके पास, W1 तो पहले आ चुका है, वो तो V1 के ही इक्वल है, और नीचे W1 के साथ इनर प्रोडक्ट और साथ W1 साथ वैसे ही लिखेंगे, तो आपके पास W2 दूसरा बन जाता है। तो ग्राम स्मिथ प्रोसेस अप्लाई करने से W2 भी बन गया। W3 बनाने के लिए हम W3 बनाते हैं पहले सबसे V3, यानी कि इसमें से V3 का जो पता होता है उसको लिखते हैं, और V3 की इनर प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं W1 के साथ, W1 जो पहले बन चुका है आपके पास, नीचे W1 कॉमा W1 इनकी इनर प्रोडक्ट और साथ W1 माइनस, और फिर V3, ये जो V3 है इसकी इनर प्रोडक्ट लेते हैं W2 के साथ, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रोजेक्शन होती है ये वाली, तो ये परपेंडिकुलर बनाता है, यानी कि ये सारा करने के बाद आपका W3 जो है ये W2 पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि इन दोनों की इनर प्रोडक्ट आपस में जीरो आएगी, इन दोनों हर किसी की इसके साथ इनर प्रोडक्ट भी जीरो आएगी। तो W3 को मैंने W1 पे भी ऑर्थोगोनल किया, और इसके साथ W1 के साथ करने के बाद W3 को मैंने V3 को मैंने W2 पे भी ऑर्थोगोनल किया। ओके, ये प्रोजेक्शन है, ये मैंने आपको प्रोजेक्शन एक लेक्चर में बताई भी थी W2, ठीक है। इसी तरह से W4 WN तक ये पूरा प्रोसेस अप्लाई करने के बाद आपके पास ये जो बेसिस होती हैं, इस प्रोसेस जो आपके पास एग्जिस्ट उसने बता दिया हमें, उन बेसिस से हम ऑर्थोगोनल बेसिस निकाल लेते हैं। ऑर्थोगोनल बेसिस निकालने के बाद इसी का मैग्नीट्यूड लिया जाता है और इसी से डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। W1 जो आपके पास आ चुका है, इसको इसी के नाम के ऊपर जब डिवाइड करते हैं तो ये बन जाता है यूनिट वेक्टर, यानी कि नॉर्मल, इसका मैग्नीट्यूड, इसको हम नाम दे देते हैं U1, ठीक है। तो हर किसी को नॉर्मलाइज, यानी कि उसी से के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने के बाद आपकी पूरी जो ऑर्थोगोनल बेसिस हैं वो नॉर्मलाइज भी हो जाती हैं, तो इनको हम कह देते हैं ऑर्थोनॉर्मल। ऑर्थोगोनल प्लस नॉर्मल, नॉर्मल कहते हैं जिनको आपस में जिनकी W2 के साथ डॉट प्रोडक्ट अगर 1 आए तो हम कहते हैं नॉर्मल, आपस में डॉट प्रोडक्ट 1 आए और दूसरों के साथ 0 आए, तब आप इसको नॉर्मलाइज कर देंगे तो आपस में डॉट प्रोडक्ट लाजमी तौर पे 1 आएगी। तो हमारे पास U1, U2, U3 एंड सो ऑन UN ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बन जाएगी। तो यही हमारा पहला हिस्सा था कि ऑर्थोनॉर्मल बेसिस एग्जिस्ट करती हैं, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ V। ओके, तो ये यानी कि किसी भी, अगर आपको कोई सी भी दी हो उसने बेसिस दी हो और आपको कहे कि इनको ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में चेंज करो, तो आपने ये ग्राम स्मिथ प्रोसेस को यूज करना है। इसके लिए एक और मेथड भी एग्जिस्ट करता है जो पाकिस्तानी मैथमेटिशियन का है, तो बहरहाल ये ज़्यादा फेमस है, उसको हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते। ओके, अब बात आ गई ट्रायंगुलर की। अब चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स जो बनेगा VI से UI, तो मैं इसको एक वेक्टर मानता हूँ U1 को, ये भी एक, चूंकि बेसिस तो है ही लेकिन ये बिलोंग भी तो करते हैं ना, V के बेसिस हैं तो V के वेक्टर भी हैं, तो V का एक वेक्टर जो होगा वो बेसिस के लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है इन बेसिस के, चाहे V1 को इनके लीनियर कम्बिनेशन में लिख लें या U1 को इनके लीनियर कम्बिनेशन में लिख लें। तो मैं लिखता हूँ A11 V1 प्लस A12 U2 and so on A1n V2
और इधर भी Vn। ओके, तो ये मैंने एक वेक्टर को लिया और मैंने इनके V1 के लीनियर कम्बिनेशन में लिख दिया। लेकिन अगर आप नोट करें तो W1 जो है वो ग्राम स्मिथ प्रोसेस ये कहता है कि W1 इक्वल है V1 के, यानी कि इसका जो स्केलर होता है वो 1 होता है। अगर मैं इनके स्केलर्स को फाइंड करूं किसी तरह से कोई प्रोसेस अप्लाई करके, तो आपका जो पहला स्केलर आएगा वो 1 आएगा और प्लस आप इसको लिख सकते हैं 0v2। आप कहेंगे भाई ये तो W1 है, हमने तो U1 को लिखना है। भाई बात है कि W1 को नॉर्मलाइज करेंगे तो वो U1 बन जाएगा, तो W1 लिखें या U1 लिखें बात तो एक ही है। इधर नॉर्मलाइज नहीं किया, इधर नॉर्मलाइज कर चुके हैं। सो आपका जो W1 बनता है ना, जो U1 जो बनता है, ये वाला जो नए वेक्टर जो बनते हैं वो पुराने वालों के लीनियर कम्बिनेशन में लिखे जाते हैं। और वो कैसे लिखे जाते हैं, ग्राम स्मिथ प्रोसेस हमें बता चुका है कि वो W1 इक्वल होता है 1v1 के, यानी कि ये स्केलर इसका 1 होता है और बाकी सारे स्केलर जो होते हैं 0 होते हैं। सो U1 इक्वल होगा 1v1। ठीक है, इसका पहला स्केलर जो होगा वो 1 होगा और बाकी सारे स्केलर जो होंगे वो 0 होंगे। ओके, इस तरह से लिखा जाएगा। ये भी हमें ग्राम स्मिथ प्रोसेस से पता चल जाता है। इसी तरह जो U2 है वो देखें कैसे आएगा, उसमें V2 का स्केलर देखें आपको 1 नजर आ रहा है। और अगर आप थोड़ा नोट करें तो W1 किसके इक्वल है, W1 इक्वल था V1 के। ठीक है, अगर मैं इसको दोबारा से ये जो आपको मैंने कॉम्बिनेशन बताया था, अगर इसको मैं अरेज कर दूं तो आपका जो W1 था वो इक्वल था V1 के। तो हम इसे बड़ा इजीली प्रूफ कर, अगर मैं W1 की जगह पे V1 ही लगा दूं तो आप बड़ा इजीली ये प्रूफ कर सकते हैं कि आपका जो U2 है वो भी V2 और V1 का लीनियर कॉम्बिनेशन है। सो आपका जो U2 है उसमें V2 का स्केलर तो 1 आता है हमेशा, ये देखें इसके साथ 1 है, जबकि V1 का स्केलर जो है वो कुछ इस तरह से आता है, ये पूरी इनर प्रोडक्ट ये बनती है। ओके, तो V1 का जो स्केलर होगा वो आपके पास कुछ होगा जो भी ये लिखा हुआ है, बाकी सारे स्केलर 0v3 एंड सो ऑन 0vn। ठीक है, और अगर मैं इसी तरह से इसकी बात करता जाऊं तो जो आपका U3 है या W3 है, ठीक है, एक ही बात है, U3 उसमें V3 का स्केलर 1 होगा, 1v3। W1 की जगह पे आप लोग V1 लगा सकते हैं और W2 की जगह पे आप लोग ये लगा सकते हैं V2 माइनस इसकी जगह पे V1। तो W3 भी आपका V1 V2 और V3 का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो ग्राम स्मिथ प्रोसेस यही हमें बताता है कि जब भी आप W3 लेते हैं तो उससे पीछे वाले जो V1 V2 V3 का वो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। सो V2 का भी एक स्केलर आएगा और V1 का भी एक स्केलर आएगा, लेकिन बाकी सारे देखें V4 नहीं है, तो इस तरह से एंड सो ऑन 0vn एंड सो ऑन। इसी तरह से UK जो होगा उसमें VK का VK का जो स्केलर होगा वो 1 होगा। देखें ना, V3 में V3 का U3 में V3 का स्केलर 1 था, U2 में V2 का स्केलर 1 था। बिल्कुल इसी तरह से हमें ये बात समझ में आ रही है कि VK का स्केलर 1 होगा एंड सो ऑन, बाकी सारे इसी तरह से स्केलर होंगे। V1 का भी, V2 का भी स्केलर होगा, कुछ भी हो सकता है, और V3 का भी होगा एंड सो ऑन। इसी तरह से अगले सारे VK के बाद वाले सारे 0 होंगे और हम इसी तरह से एंड तक UN तक जाएंगे, लास्ट वाले तक, इस UN तक। UN में किसका स्केलर 1 आएगा, VN का, और बाकी सारे स्केलर जो हैं वो कुछ ना कुछ आएंगे। ठीक है, बाकी सारे स्केलर आएंगे, V1 का स्केलर कुछ आएगा, इधर V1 आएगा, उसका स्केलर V2 आएगा, उसका भी स्केलर कुछ इस टाइप का, इसको जो भी सॉल्व करके आना है। ठीक है, तो अगर मैं चेंज ऑफ बेसिस, ये मैं देखे मैंने U1 को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया इधर से शुरू करके ग्राम स्मिथ प्रोसेस को देखते हुए। तो अगर मैं इधर से चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स बनाऊं तो चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स जो बनता है वो चूंकि इनका ट्रांसपोज होता है कोफिशिएंट्स का, तो पहला जो है वो 1 है और बाकी सारे 0 हैं n तक। ओके, तो ये सारे के सारे 0 हैं। उसके बाद V2 1 है और V1 कुछ स्केलर,
ठीक है, इसको मैं के कह देता हूँ, जो भी वैल्यू इसकी आनी है, लेकिन बाकी सारे जीरो हैं। उसके बाद तीसरा वन है और इसका कोई सा भी स्केलर, उसको मैं के कह देता हूँ, एंड सो ऑन, सारे कोई भी स्केलर लेकिन एंड सो ऑन फाइनली वन। तो ये देखें आपके पास एक डायगोनल के नीचे सारे के सारे जीरो आ रहे हैं। सो आपके पास एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनता है। ठीक है, सो आपके पास चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स बनता है। ऑर्थोनॉर्मल के केसेस में ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाने के बाद वो मैट्रिक्स आपका ट्रायंगुलर होता है। ये चीज़ भी मुझे ग्राम स्मिथ ने ही, तो ग्राम स्मिथ प्रोसेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वैसे भी और इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए भी। ओके, इसके बाद हम लोग थ्योरम नंबर 10 को देखते हैं। थ्योरम नंबर 10 में वो आपको ये बोल रहा है कि आपके पास S एक सेट है जो कि W1 से लेके WR तक है। WR तक है और ये आपके पास है ऑर्थोगोनल बेसिस हैं। ये ऑर्थोगोनल बेसिस उसने बता दिया खुद ही, ये ऑर्थोगोनल बेसिस हैं किसकी, W की, ऑर्थोगोनल बेसिस ऑफ W ऑफ V। तो आप लोगों ने प्रूफ क्या करना है, कहता है कि इनको एक्सटेंड किया जा सकता है ऑर्थोगोनल बेसिस ऑफ V। ऑर्थोगोनल बेसिस हैं W की ऑफ W सब स्पेस है V की। ठीक है, उसने लिखा हुआ, मैंने इधर वैसे मेंशन तो नहीं किया। देन S कैन बी एक्सटेंड, X को एक्सटेंड किया जा सकता है टू
नंबर 4 को अगले लेक्चर में ही देखेंगे, उसके साथ 29 और 30 क्वेश्चन को भी देखेंगे, फिर हम 13, 14, 15 आखिरी 3 थ्योरम जो हैं, बल्कि 18 तक भी इसके थ्योरम्स जो चल रहे हैं, तो हम इसके थ्योरम्स करेंगे 16 तक या फिर 15, 16 भी चलें करेंगे और 17 भी करेंगे, 18 हम नहीं करेंगे, 17 तक करेंगे। 2 लेक्चर में हम इसे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो कुछ मैं आपको असाइनमेंट में भी 1-2 थ्योरम दूंगा और फिर हम लोग चैप्टर नंबर 5 पे आ जाएंगे। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए